दोस्तों, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान तीनों काराकोरम पर्वत श्रृंखला और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है। यानी कि ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं जहां पर मिलती हैं वहां पर यह क्षेत्र मौजूद है। यह क्षेत्र भौगोलिक और राजनीतिक दोनों नजरियों से अहम माना जाता है और भारत और पाकिस्तान के विवाद की एक मुख्य जड़ भी यही क्षेत्र है। तो आज हम जम्मू क्षेत्र, कश्मीर क्षेत्र, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्षेत्र और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र, इन सभी का नक्शा समझने वाले हैं कि यहाँ कितने ज़िले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन सी नदियाँ यहाँ से होके बहती हैं और साथ ही कौन सी पहाड़ी श्रृंखला यहाँ से होके गुजरती है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। शुरुआत हम जम्मू क्षेत्र के साथ करेंगे, जहाँ पर टोटल 10 ज़िले हैं, यानी कि 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सबसे पहले आता है जम्मू, जो कि 2342 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके बाद कठुआ, जो कि 2502 वर्ग किलोमीटर में फैला है। फिर आता है सांबा, जो कि 904 वर्ग किलोमीटर में फैला है और सबसे छोटा ज़िला है जम्मू का। फिर आता है रियासी, जो कि 1719 वर्ग किलोमीटर में फैला है। फिर डोडा, जो कि 8912 वर्ग किलोमीटर में फैला है और जम्मू का सबसे बड़ा ज़िला है। फिर आता है किश्तवाड़ ज़िला, जो कि 1644 वर्ग किलोमीटर में फैला है। फिर आता है रामबन, जो कि 1329 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उधमपुर, जो कि 2637 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पुंछ, जो कि 1674 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और आखिर में राजौरी, जो कि 2630 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से जम्मू का टोटल क्षेत्रफल लगभग 26,293 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले के अंदर किश्तवाड़ ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और साथ ही किश्तवाड़ जिले के अंदर ही रतले बांध बना हुआ है, जो कि चिनाब नदी पे बना है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम कश्मीर क्षेत्र में जाएं तो यहाँ भी आपको 10 जिले मिलेंगे। एक है अनंतनाग, जो कि 3574 वर्ग किलोमीटर में फैला है। फिर है कुलगाम, जो कि 410 वर्ग किलोमीटर में फैला है। फिर आता है पुलवामा, जो कि 1086 वर्ग किलोमीटर में फैला है। फिर आता है शोपिया, जो कि 312 वर्ग किलोमीटर में फैला है और सबसे छोटा ज़िला माना जाता है। फिर है बड़गांव, जो कि 1361 वर्ग किलोमीटर में फैला है। फिर आता है श्रीनगर, जो कि राजधानी है, 1979 वर्ग किलोमीटर में फैला है। गांदरबल, जो कि 1049 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बांदीपोरा जो है वो 345 वर्ग किलोमीटर में फैला है। फिर आता है बारामूला, जो कि 4243 वर्ग किलोमीटर में फैला है और कश्मीर क्षेत्र का सबसे बड़ा ज़िला माना जाता है। और फिर आता है कुपवाड़ा, जो कि 2379 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से कश्मीर क्षेत्र का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 16,738 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि जो बड़गाम और श्रीनगर है, यहीं पर फैला हुआ है दाचीगाम नेशनल पार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा जो बारामूला है, वहाँ पर काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। याद रखने वाली बात है कि श्रीनगर में ही आपको सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो लद्दाख के अंदर है, कश्मीर में नहीं है, तो इसे आपको याद रखना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जम्मू क्षेत्र और कश्मीर क्षेत्र का जो टोटल क्षेत्र है, उसमें से 23% वन क्षेत्र है, यानी कि वहां पर जंगल उगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र पहले भारत का एक राज्य हुआ करता था, लेकिन हुआ क्या कि 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यानी केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए इसका सारा कार्यभार जो है वो केंद्र सरकार देखती है। इसके बाद अगर आप पीओके की तरफ जाओगे तो यहाँ पे भी आपको 10 जिले देखने को मिलेंगे। ये जो 10 जिले हैं ये 3 विभागों में फैले हुए हैं। सबसे पहले आता है मुजफ्फराबाद विभाग, जिसके अंदर आपको 3 जिले देखने को मिलेंगे। एक है मुजफ्फराबाद जिला, जो कि 1642 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके बाद आता है हटियानवाला, जो कि 852 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और एक है नीलम जिला, जो कि 3621 वर्ग किलोमीटर में फैला है और पूरे पीओके का सबसे बड़ा जिला यही है। इसके बाद आता है मीरपुर विभाग, जिसके अंतर्गत 3 जिले आपको देखने को मिलेंगे। एक तो है मीरपुर जिला, जो कि 1010 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दूसरा है भीमबर जिला, जो कि 1516 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और एक है कोटली जिला, जो कि 1862 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। और आखिर में आता है पुंछ विभाग, जिसके तहत 4 जिले आते हैं। एक है पुंछ जिला, जो कि पाकिस्तान का पुंछ कहलाता है, 855 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एक है बाग जिला, जो कि 770 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और एक है हवेली जिला, जो कि 598 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और आखिर में आता है सुधनौती जिला, जो कि 569 वर्ग किलोमीटर में फैला है और पीओके का सबसे छोटा जिला माना जाता है।
इस हिसाब से पीओके का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 13,295 वर्ग किलोमीटर में हो जाता है। यहाँ पे अगर जो भीमबर जिले की आप बात करोगे मीरपुर विभाग के अंदर, वहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जो कि है देव वाटला। याद रखना, देव वाटला इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है। कुछ इसको देवा वाटला भी कहते हैं, तो इस नाम से भी आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद अगर हम गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र की तरफ चलें, जो कि लद्दाख केंद्रीय शासित प्रदेश का हिस्सा है, उसमें लगभग 14 जिले हैं। ये 14 जिले भी 3 विभागों में बटे हुए हैं। एक है बाल्टिस्तान विभाग जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। एक है घांचे जिसमें 8,531 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एक है स्काद्रू या फिर स्केद्रू जो कि 10,168 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एक है राउंडू जो कि 1895 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एक है खरमांग जो कि 6144 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और एक है शिगर जो कि 4173 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो ये 5 जिले जो हैं वो बाल्टिस्तान विभाग के तहत आ जाते हैं। इसके बाद आता है दियामोर विभाग। इसके अंतर्गत आपको 4 जिले देखने को मिलेंगे। एक है अस्टोर जो कि 5411 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एक है दियामोर जो कि 7234 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एक है दारेल जो कि 1657 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एक है तांगीर जो कि 1106 वर्ग किलोमीटर में फैला है। याद रखना, जो तांगीर है वो गिलगित बाल्टिस्तान का सबसे छोटा जिला है। इसके बाद जो तीसरा विभाग आता है वो है गिलगित विभाग, जिसके अंतर्गत टोटल 5 जिले आते हैं, जिसमें आता है आपका घिज्जर। घिज्जर जो है वो 12,381 वर्ग किलोमीटर में फैला है और गिलगित बाल्टिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है। इसके अलावा आता है गोपिस यासीन जो कि 7747 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके बाद आता है गिलगित जो कि 4208 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके बाद आता है हुंजा जो कि 10,109 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और आखिर में आता है नगर जो कि 4137 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। और इस हिसाब से देखोगे तो गिलगित बाल्टिस्तान का टोटल क्षेत्रफल 84,901 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि कितने जिले किस हिसाब से बटे हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं झेलम नदी के बारे में, जो कि अनंतनाग जिले से शुरू होती है वेरीनाग झरने से। अनंतनाग जिले के बाद ये जाती है श्रीनगर में और श्रीनगर को तय करके जाती है बारामूला। यानी कि अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला जो भारत का कश्मीर का क्षेत्र है वो वहाँ पे ट्रेवल करती है। इसके बाद ये जाती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर जाती है ये मुजफ्फराबाद ज़िले के अंदर। मुजफ्फराबाद में ही इससे किशनगंगा नदी आके मिलती है, जिसको पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। इसी किशनगंगा नदी पे बना हुआ है किशनगंगा बांध, आपको याद रखना है। इसके बाद ये नदी जाती है हटियाबाला, हटियाबाला ज़िले के अंदर जाएगी। वहाँ से जाएगी ये मीरपुर, मीरपुर में एक बांध बना हुआ है मंगला बांध जलाशय यानी रिजर्वायर, और वहाँ से ये चली जाएगी पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में। तो भारत के 3 ज़िले हैं, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला, और पीओके के 3 ज़िले हैं, मुजफ्फराबाद, हटियानबाला और मीरपुर। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आती है चिनाब नदी। अब जो चिनाब नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रे के पास होता है, चंद्र और भागा नदियों के मिलने से। ये नदी जम्मू क्षेत्र में किश्तवाड़ जिले से एंट्री लेती है और उसके बाद ये डोडा ज़िले के अंदर बहती हुई जाती है। फिर ये जाती है रियासी ज़िले में। रियासी ज़िले में आपका सलाल बांध भी बना हुआ है और वहीं पर आपको सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज मिलेगा जिसको चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जाता है। लगभग 359 मीटर ऊंचा ब्रिज है ये। और फिर ये जाती है जम्मू ज़िले में, जहां पर ये मैदानी एरिया से सीधे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चली जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पीओके के अंदर नहीं जाती है, ये डायरेक्ट जम्मू क्षेत्र से पाकिस्तान जाती है। यानी कि चिनाब नदी का रास्ता जो है वो सिर्फ जम्मू क्षेत्र से होकर गुजरता है, पीओके नहीं जाती है, न ही कश्मीर में जाती है। इसके बाद बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास। भारत में ये लद्दाख के लेह ज़िले के अंदर आती है, इंपॉर्टेंट है, लेह ज़िले के अंदर आएगी, फिर ये करगिल ज़िले के अंदर जाएगी। तो इसका मतलब 2 इंपॉर्टेंट ज़िले हैं, एक तो लेह, एक करगिल। तो सिंधु नदी कश्मीर तो नहीं आती, ना ही जम्मू जाती है, सीधा लद्दाख में आती है। करगिल के बाद ये जाती है पीओके में, उत्तरी पीओके में, जहाँ पर कोई सीमा फिक्स नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, जिस वजह से सीमा के जो एग्जैक्ट हिस्से हैं वो प्रभावित होते रहते हैं। तो आप ये समझ लो कि उत्तरी पीओके से होके ये गुजरती है, वहाँ से ये जाती है गिलगित में, गिलगित ज़िले के अंदर, जहाँ इससे गिलगित नाम की नदी मिलती है, और इसके बाद ये पाकिस्तान में आगे बढ़ जाती है। तो इसका मतलब सिंधु नदी ना कश्मीर क्षेत्र में जाती है, न जम्मू क्षेत्र में जाती है, वो सीधा लद्दाख के लेह में आती है, उत्तरी पीओके से गुजरती है और सीधा गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर निकलती है।
तो ये चीज आपको याद रखनी है। और आखिर में आती है आपकी रावी नदी। रावी नदी जो है वो कठुआ जिले से बहती है। इसका उद्गम जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में होता है, रोहतांग दर्रे के पास। कठुआ जिले से बहते हुए ये सांबा जिले की सीमा से लगती है, जिस वजह से सांबा के अंदर भी इसका थोड़ा बहुत पानी होता है। और इसके ज्यादातर पानी का इस्तेमाल जो है वो भारत ही करता हुआ आया है सिंधु जल समझौते के तहत। हालांकि इस नदी का जो ऐतिहासिक रास्ता है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी जाता है, क्योंकि ये पांचों नदियां जहां पे जाके मिलती हैं तभी पंजाब बनता है। देखा जाए तो भारत के पंजाब में पांचों नदियां नहीं मिलती है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पांचों नदियां मिलती हैं। इसके अलावा जो ब्यास और सतलज नदी का पानी है वो पानी भी भारत में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन जम्मू और कश्मीर क्षेत्र से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो नदियां हिमाचल प्रदेश से डायरेक्ट पंजाब जाती हैं, तो बीच में जम्मू क्षेत्र या कश्मीर क्षेत्र तो पड़ता ही नहीं है। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है कि चिनाब और झेलम नदी जो है उसका उद्गम स्थल भारत के अंदर ही है, तो वो भारत की राष्ट्रीय नदियां बन सकती हैं, लेकिन चूंकि वो ऐतिहासिक तौर पे पाकिस्तान जाती हैं, इसलिए उन नदियों को सिंधु जल समझौते का हिस्सा बनाया गया था। सिंधु जल समझौता जो है वो निलंबित हो गया, आपको पता है। तो अब भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, कौन सी नदियों का रोक सकता है, अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अंतर्राष्ट्रीय नदी जल कानून यानी कि इंटरनेशनल रिवर लॉस के बारे में बताया है कि किस तरीके से पानी का इस्तेमाल होता है, किस तरीके से नहीं होता है। इससे आपको बहुत मदद मिल जाएगी। अब आखिर में हम बात करते हैं उन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जो इन क्षेत्रों से गुजरती है। इसमें से एक तो है पीर पंजाल पर्वतमाला, जो कि पुंछ, राजौरी, रियासी, बारामूला के दक्षिणी भाग से गुजरती है, जहाँ पे आपका गुलमर्ग भी है, शोपिया, बड़गांव, कुलगांव और पीओके के कुछ हिस्सों में है। कौन सी है? पीर पंजाल। मतलब इन जिलों के अंदर आपको पीर पंजाल पर्वतमाला का फैलाव देखने को मिलेगा। इसके बाद आती है महान हिमालय की श्रृंखला, जो कि बारामूला, गांदरबल में भी कश्मीर घाटी के पूर्वी हिस्से के अंदर, किश्तवाड़ जहाँ पे महान हिमालय का प्रमुख हिस्सा मौजूद है, कारगिल, लेह, पीओके की नीलम घाटी और गिलगिट बाल्टिस्तान। मतलब इन जगहों पे इसका फैलाव देखने को मिलता है। याद रखना, महान हिमालय का जो पूर्वी भाग है वो गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर है। तो एक तो पीर पंजाल हो जाती है, एक महान हिमालय हो जाती है, और आखिर में बचती है शिवालिक पहाड़ियाँ। शिवालिक पहाड़ियों में जम्मू की जम्मू पहाड़ियाँ आती हैं। ये पहाड़ियाँ आपको कठुआ में भी मिलेंगी, सांबा, उधमपुर, रियासी में भी देखने को मिलेंगी। पीओके की बात करोगे तो इसके दक्षिणी भाग में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें मीरपुर और कोटली आता है। तो इसका मतलब जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, मीरपुर और कोटली, इन सभी जगहों पे शिवालिक पहाड़ियों का फैलाव आपको देखने को मिलेगा। तो पीर पंजाल, महान हिमालय, शिवालिक पहाड़ियाँ, ये सारी पहाड़ियाँ इन क्षेत्रों से गुजरती है। वहीं काराकोरम रेंज और हिंदू कुश रेंज जो है वो इसके आसपास मौजूद है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कश्मीर क्षेत्र, जम्मू क्षेत्र, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्षेत्र और गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र, इसका नक्शा समझ में आया होगा और इसकी मुख्य भौगोलिक विशेषताएं समझ में आई होंगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और साथ ही ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।